सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 12वीं के विज्ञान के पाठ जूझ, है ना। आज उसका अगला भाग देखेंगे। कल पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेखक पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने पिता के डर के मारे वो सामने बोल नहीं पा रहे हैं, है ना। तो अपने माँ को बोलती है कि गांव के जो पढ़े लिखे जो पटेल है ना, तो उसको जाके बोलने से वो उसको समझा देंगे और उसके पिता को करके, है ना। तो दोनों एक दूसरे को पढ़ाई करने के लिए एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं, उसके पिताजी। और उसके बाद फिर वो खुद अपना सफाई देते हैं। क्या दिया था कि ये इधर उधर गलत संगति में पड़ गया था करके उसका पिता बोलता है ना। तो फिर लेखक क्या बोलते हैं, जी नहीं, कभी एक बार मेले में पटा पर मैंने पैसा लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसा देते नहीं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और इन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। ऐसा करके लेखक बोल रहे हैं कि मैं भी सच झूठ सच मिलाकर ठोक दिया, मतलब बोल दिया, है ना। आगे देखते हैं। अब यह सब बंद कर और पढ़ाई लिखाई में मन लगा। ना ना पास नहीं हुआ, ना पास नहीं हुआ है कभी? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में बैठ नहीं पाया। ठीक है, मतलब वो बोल रहे हैं कि दत्ता जी बोल रहे हैं कि फेल हो गया था क्या करके। हाँ, तो बोलते हैं कि स्कूल जाना बंद कर दिए थे इसलिए परीक्षा में बैठा ही नहीं था करके बताता है फिर, है ना। आगे देखते हैं। नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया था इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग, है ना। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? ऐसा करके दत्ता जी उसको डांट रहे हैं, है ना। जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने, दादा मतलब उसका पिता है ना। दादा ने मन मार कर कहा। मन मार कर मतलब वो चाहता नहीं था कि स्कूल जाए वो, उसका बेटा। हर समय उसका कोई बस नहीं, इस समय उसका कोई बस नहीं चल रहा था, है ना। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया। खाना खाते खाते दादा ने मतलब उसके पिता ने लेखक से वचन ले लिया। क्या वचन ले लिया? पाठशाला 11 बजे होती है, मतलब 11 बजे स्कूल खुलता है। दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना। ठीक है, दिन निकलते मतलब 6 बजे, 6 बजे खेत में हाजिर हो जाना। 11 बजे तक पानी चलना चाहिए, है ना। 11 बजे तक पानी चलना चाहिए। खेत से सीधे पाठशाला पहुंचना, और खेत से सीधा कहाँ जाना? पाठशाला पहुंचना, स्कूल जाना। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना। ठीक है, और घर से ही सुबह जब खेत आओगे तो बस्ता अपने बस्ता को लेते हुए आना। और छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। घंटा भर मतलब 1 घंटा गाय बैल, ढोर किसको बोलते हैं? चौपाया जो भी जानवर है, गाय है ना, गाय बैल भैंस। तो उसको चराना घंटा भर। और कभी खेतों से ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का? ऐसा करके उसका पिताजी बोल रहा है, उसका दादा। ये देखिए, डांट रहे हैं। यहाँ दत्ता जी बैठे हैं, है ना, और लड़का पीछे खड़ा है, और ये नीचे है वो उसका पिता है लड़की का। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर करना ही चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है।
मन मन आनंद से उमड़ रहा था, है ना। मतलब स्कूल जाने के लिए वो बहुत खुश था। मैं सवेरे शाम शाम पर आता रहूँगा, ठीक है। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा करके बोलता है। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो फिर तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे, ठीक है। अगर कभी किसी दिन नहीं आया तो फिर जहाँ भी मिलेगा वहीं अच्छा से पिटाई करूँगा करके बोल रहा है उसके पिताजी, है ना। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू, ठीक है। पढ़ने का भूत सवार है, ऐसा करके उसको डांट रहा है ना। और क्या बोलता है, बालिस्टर, बालिस्टर मतलब बैरिस्टर, वकील, है ना। बैरिस्टर नहीं होने वाला है। दादा बार बार कूर कूर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा था, ठीक है। दादा बार बार कूर कूर मतलब चिढ़ रहा था, है ना। उसके पिताजी जो है, दादा जो है, वो बार बार कुढ़ रहे थे। और लेखक जो है चुपचाप गर्दन नीचे करके गले झुका के खाना खा रहा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई, है ना। रोते धोते कहने का मतलब जैसे तैसे पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में खेती के काम की चक्की में अर्थात गन्ने से उसका रस निकालने में 11 से 5 बजे तक पीसते रहने से छुटकारा मिल गया। 11 से 5 बजे तक, जो फुल टाइम पूरा टाइम 11 से 5 बजे तक दिन भर वो कोल्हू चलाते रहता है ना। तो उससे कम से कम छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती है, ठीक है। उस चक्की चलाने की अपेक्षा जो जिससे गुड़ बनाते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या है, मास्टर की छड़ी की मार है ना। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद से बीत गए, ठीक है। गर्मी के 2 महीने तो आनंद से बीत गए। फिर से पाँचवीं में जाकर बैठने लगा, और फिर से पाँचवीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पाँचवीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, ठीक है। पाँचवीं नापास ऐसा करके उस जो रजिस्टर रहता है उसमें ऐसा लिखा हुआ था, नापास करके, है ना, लिखी हुई थी। वह पाँचवीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया, ठीक है। वो पाँचवीं का रजिस्टर में ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के दो लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। पहले दिन जब वो स्कूल गया तो गली के सिर्फ 2 ही लड़के को वो पहचानता था, बाकी किसी भी लड़के को नहीं पहचानता था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे, ठीक है। उसके साथ पढ़ने वाले जितने भी लड़के थे वो आगे क्लास में छठवीं में चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और जिन्हें कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा, ठीक है। मेरी अपेक्षा मतलब वो भाई अपने उस छोटे जो क्लास है ना, तो उन लोगों के साथ बैठना पड़ रहा है। तो उम्र में भी छोटा है और अकल में भी थोड़ा कम है ना, उसी के साथ बैठना पड़ेगा करके यह बात कक्षा में पहुंचने पर आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था, है ना। मास्टर कौन है इसका पता ही नहीं था, मतलब वो मालूम नहीं था उसको। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले से, ठीक है, लट्ठे मतलब एक कपड़ा होता है ना, तो लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर अर्थात पुरानी जो कापी पुस्तक है उसी को संभाले बैठा था। क्या नाम है मोहन? क्या नाम है मोहन? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो?
कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने का स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। ठीक है, उसकी जो पोशाक अर्थात पहनावा वो भी कैसी है, अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल मिट्टी के रंग में मटमैले हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। देखिए तुम्हारा गमछा, ऐसा कहते हुए उसने मेरा गमछा, गमछा क्या है, पतले कपड़े की तौलिया, जैसे स्कार्फ रहता है ना, तो स्कार्फ थोड़ा ज़्यादा लंबा रहता है तो उससे छोटा जो रहता है ना, तो उसी को बोलेंगे गमछा, है ना। तो पतला सा रहता है। चलिए, तो उसी को बोल रहे हैं, उसको खींच लिया जो पहना हुआ था गमछा, उसको गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। ठीक है। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रख कर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुस्स की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। वह गुंडा मतलब वो जो चौहान का जो लड़का है उसी को बोल रहा है गुंडा, है ना। वो झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा है ना। अब उसका गमछा वो जो सिर में बांध लिया था वो वहीं वहीं रह गया था टेबल में। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। रनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे, ऐसा करके। मेरा है मास्टर, तू कौन है? मैं तगाजे, पिछले साल फेल मैं जकाते मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले, मास्टर बोलते हैं, गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्ख की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक बैठक करता है, उठक पटक, है ना, उठक पटक करता है करके कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टियों में मेरी धोती की उस लड़के ने बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काछ, है ना, धोती की जो काछ है, उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरह पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। मतलब सभी लड़के उसको परेशान कर रहे थे। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निबाह होगा, मतलब ऐसे में कैसे पढ़ाई कर पाऊंगा करके वो सोच रहा है। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। ठीक है, फिर क्या सोचता है कि नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में। ठीक है, गले के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर, वे क्या मदद करेंगे करके वो सोचने लगा है। मन उदास हो गया। चौथी से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी। ठीक है, चौथी से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं, मतलब उसका कोई दोस्त है नहीं। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया।
माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखाऊ मेलखाऊ मतलब मटमैला कर रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, चड्डी पहनकर वो पाठशाला स्कूल जाता था, तो धोती पहनकर खेत जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर जहाँ कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। मंत्री नामक मास्टर कक्षा के अध्यापक के रूप में, है ना, आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, मतलब मारते नहीं थे किसी को। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूसा मारते थे। कैसे मारते थे? वो छड़ी से नहीं मारते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूसा मारते थे, मतलब पीठ में देते थे, है ना, जोर से। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। ठीक है, मतलब सिहर जाता जोर से पढ़ने से। लड़कों के मन में उसकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उद्यम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी, है ना। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। बाकी जो बच्चे हैं उसको वो चेक करता था, है ना, जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहले बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया, मतलब गलती से, मतलब वो परीक्षा में बैठ नहीं पाया, इससे फिर से वापस परीक्षा 5वीं में ही बैठ रहा है ना। इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरिंग मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैं बड़ा हूँ तो मुझे सौंपनी चाहिए था करके बोल रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। ये भी सोच रहा है ना। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की पढ़ाई की उपेक्षा, है ना। अपेक्षा मतलब इच्छा करना, उपेक्षा मतलब उसका निरादर करना, है ना। उपेक्षा कर तो कक्षा में पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं, मतलब ठीक नहीं होगा। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, ठीक है, यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों और अखबारी कागज़ के किताबों पर अखबारी मतलब न्यूज़पेपर वगैरह जो रहता है ना, तो उसके कागज़ के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता इस व्यवस्थित करने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम दिया गया तो मैं दूसरे दिन वैसे ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। ठीक है, अब कभी कभी मास्टर जी ने एक तरफ पाटिल जांच करता था और कभी कभी लेखक भी करने लगे। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। ठीक है, आनंदा करके पुकारते थे मास्टर। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। ठीक है, उसकी जो माँ है वो भी कभी कभार पुकारते थे, लेकिन बहुत कम, है ना। परंतु मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण
और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। न वा सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे, ठीक है। न वा सौंदलगेकर ये भी एक मास्टर है, वो क्या पढ़ाते थे, मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ते समय वे स्वयं रम जाते थे, पढ़ाते समय वे स्वयं ही रम जाते थे, मतलब एकदम उसमें घुल मिल जाते थे, जो भी पाठ पढ़ाते थे उसमें। विशेषता वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता भी उसके पास, ठीक है। रसिकता मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी, ठीक है। कंठस्थ मतलब एकदम जुबान में रहती थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे, मतलब अर्थ बताते थे, है ना। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत भा ब बोरकर, ठीक है, भारा तांबे, मतलब ये सभी के सभी कवि है ना। गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ उनकी मुलाकात के स्मरण सुनाते, ठीक है। उनका मतलब कवि है और उनके दोस्त भी है, तो उनके साथ जो मुलाकात होती थी उसके संस्मरण भी सुनाते, मतलब याद करके बताते। वे स्वयं भी कविता करते थे, ठीक है, और वो स्वयं भी कविता लिखते थे। याद आ गई तो वे अपनी अपनी भी एक आध सुना देते, और एक आध कविता याद आने से वो खुद की कविता सुना लेते थे। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपने अपना भान ही नहीं रहता, ठीक है, मतलब अपना ध्यान ही नहीं रहता, है ना। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रुक कर मास्टर के हाव भाव, गति, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता, मतलब जो कविता बताते हो वो पूरा ध्यान लगा कर के वो सुनते थे, है ना, कविता को। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति, मतलब यति गति क्या है, कविता के रुकने और आगे बढ़ने के नियम। यति गति आप लोग 10वीं में बताया था मैं, यति गति मतलब थोड़ी दूर, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पर रुकते हैं, है ना। और आरोह अवरोह मतलब कभी धीरे बोलना, कभी जोर से बोलना, है ना। तो उसके अनुसार ही गाता, जैसे कि मास्टर गाते थे वैसे ही वो नकल करके वैसे ही गाने लगा। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था, ठीक है, मतलब पानी डालते डालते, पानी पिलाते हुए वो वैसे ही अभिनय करने लगा। क्यारियाँ पानी में कब की भर गई इसका भान भी नहीं रहता, ठीक है। और वो उस कविता में इतना रम जाते थे कि कब क्यारियों में पानी भर जाता था उसको पता नहीं रहता। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला, ठीक है। मास्टर की चाल में ही उसी प्रकार की दूसरी कविताओं को भी पढ़ी जा सकती है करके वो ध्यान दिया वो। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई, पहले ढोर चराते हुए, पानी पिलाते हुए, और दूसरे काम करते हुए, है ना। अकेलापन बहुत खटकता था जब ये सब कविता वगैरह नहीं पढ़ता था, तब उसको ढोर चराते समय, खेती का काम करते समय, है ना, और खेतों में पानी डालते समय उसको बहुत बोर लगता था, अकेलापन लगता था, है ना। तो लेकिन अब क्या हो गया, कोई साथ में था नहीं इसलिए बोर लगता था। अब वो उस कविताओं के साथ गाते हुए वो अब ये सब काम कर रहा है, तो काम कब होता है पता नहीं चल रहा है। किसी के साथ बोलते हुए, गप सप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा लगता था, मतलब पहले। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं, अब उसको अकेला ही वो सब काम कर रहा है, लेकिन अब उसको कोई ऊब नहीं,
है ना, कोई बोरियत नहीं। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकती है। अब उसको और अच्छा लगने लगा, अकेला हूँ तो कविता और ज़ोर से गा सकता हूँ करके उसको अब लगने लगा। किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता है। ठीक है, और कविता को गाते गाते वो थुई थुई करके नाचा भी जा सकता है। ऐसा करके वो सोचने लगा, मैं सचमुच ही नाचने लगा था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद ही की चाल में गाना शुरू किया। ठीक है, और वो खुद ही अलग अनेक कविताओं को अपने सुर में, अपने धुन में वो गाने लगा। अनंत काणेकर अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है: चांद रात पस पसरिती पांढरी गाया पांढरी गाया धरणीवरी। ये मराठी में है, ये है ना। तो उसको मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठा कर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। यह गाना केशव करनी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। ठीक है, मतलब मास्टर से भी ज़्यादा अभिनय के साथ वो गा रहा था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6वीं 7वीं कक्षा में के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। ठीक है, मास्टर को इतना अच्छा लगा कि 6वीं और 7वीं के भी जो लड़के थे उसके सामने बुलाकर उसको ये कविता गवाया, मतलब बोलने के लिए बोला। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। ठीक है, और पाठशाला में एक बार समारोह हुआ, है ना, फंक्शन हुआ, तो उसमें भी उस कविता को पढ़ने के लिए, गाने के लिए बुलाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। ठीक है, अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण संस्मरण मतलब याद करके बताया करते थे संस्मरण को, है ना। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे। ठीक है, मतलब पहले लगने लगता था कि बहुत बड़े व्यक्ति है, विशेष प्रकार के आदमी होंगे, ऐसा करके, है ना। खुद सैंदल गेकर सैंदल गेकर मास्टर कवि थे, इसलिए मतलब मास्टर भी थे और कवि भी थे, है ना। इसलिए यह विश्वास हुआ, क्या विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का है, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। ठीक है, और वो जो उसका मास्टर है वो भी वैसे ही है, हाड़ मांस का है, क्रोध भी करते हैं वो, है ना। तो अब उसको भी लग रहा है कि उन लोग भी कोई खास, मतलब अलग से नहीं है, अलग प्रकार के नहीं है। मुझे भी लगने लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। ठीक है, और लेखक को खुद अब लगने लगा कि वो भी तो ऐसे ही है, जैसे मैं हूँ वैसे ही है, ऐसा करके तो मैं भी कवि कर सकता हूँ करके अब वो सोचने लगा। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर, मालती फूल का नाम है ना, मालती की बेल पर मास्टर की एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। ठीक है, वह कविता और वो लता दोनों को ही मैंने देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। ठीक है, अब उसको लगने लगा कि गांव में ऐसा बहुत सारा चीज़ है, खेत है, खेतों में, गांव में और अपने आसपास जहाँ भी रहते हो, तो उसके आसपास बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जिस पर वो कविता बना सकता है। यह सब कुछ अनजाने में ही हो रहा था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा। ठीक है, खीसा मतलब जेब। ठीक है, अब कविता को लिखने के लिए वो हमेशा जेब में एक कागज़ और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर
रेखा खींचकर लिखता था। ठीक है, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, कभी कभी उसके पास कागज नहीं होने से, कागज पेंसिल नहीं होने से ऐसा करके वो लकड़ी के टुकड़े से वो उसके पीठ में लिखने लगता था। पत्थर की शिला पर, मतलब पत्थर, शिला मतलब पत्थर ही है ना। तो पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता, और जब पूरा याद न हो जाती थी वो कविता तो उसको पोंछ देता था, मिटा देता था। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने तक का अधीर छूट जाता तो मैं रात रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता, है ना। धीरज, धीरज मतलब इतना वो रुक नहीं सकता था, है ना। तो वो रात को ही चला जाता था, सुबह होने तक इंतज़ार नहीं कर सकता था। तो वे उसे देखते और शाबाशी देते। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। और कभी कभी फिर वो कविता के बारे में अच्छा ज्ञान देने लगते, वो उनके मास्टर अच्छा सिखाते थे, है ना। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, बोलते बोलते वो मास्टर बताने लगे कि कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानें, है ना, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें बातें कैसी होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है। ऐसा करके उसको समझाने लगा। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या है, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें क्यों बताते। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता। ठीक है, मतलब उस लेखक को भी अच्छा लगता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। ठीक है, मतलब उसी प्रकार की कविता बनाऊं, ऐसा करके सोचने लगा। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। ठीक है, अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से, मतलब बारीकी से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर भाषा बजता रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये इस प्रकार से वो एक छोटा से लड़का है जो खेती किसानी के काम में लगा दिए थे उसके पिताजी, है ना। लेकिन उसका मन था पढ़ाई करने का, और जब पढ़ने लगा तो वे बढ़िया कवि के रूप में बाहर आए, है ना।